प्रथमतः जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। मी छत्रपतींचा मावळा आपल्यासाठी राजकारण हा विषय घेऊन आलो आहे। तर आता आपण बघूयात भारताची आजची परिस्थिती काय आहे। आता आपण बघूयात कंट्री पॉप्युलेशन जीडीपी। अमेरिका 35 CR पॉप्युलेशन 28,783 USD बिलियन जीडीपी। चायना 142 CR पॉप्युलेशन 18,536 USD बिलियन जीडीपी रेट। जर्मनी 8 CR पॉप्युलेशन 4,730 USD बिलियन जीडीपी रेट। जपान 12 CR पॉप्युलेशन 4,112 USD बिलियन जीडीपी। आणि इंडिया पॉप्युलेशन 144 CR 3,942 USD बिलियन जीडीपी। सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन आपल्या कंट्रीचं आहे, पण सगळ्यात कमी जीडीपी आपल्याच कंट्रीचा आहे। ही आपली आजची अवस्था आहे। आता आपण बघूयात आपल्या भारताचे भविष्य ज्या सरकारच्या हातामध्ये आहे ते सरकार कशा पद्धतीने काम करत आहे। जीडीपी वाढवण्याचं काम करत आहे की जीडीपी कमी करण्याचं काम करत आहे ते आता आपण पाहूया। दिमाग की नसें फट जाएंगी। यह केंद्र सरकार पर कर्ज है 173 लाख करोड़। 55-60 लाख करोड़ था ये 2014 में। आईएमएफ ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं कि कहीं कर्ज के घल्लू घारे में ये देश ना फंस जाए। हमारे देश की बात हो रही है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 81% कर्ज है। 81%। ऐसा भी हो सकता है जितना उतना ही कर्ज भी हो जाए तो वही खाते में सब बराबरी तो मिल जाएंगी। ये कर्ज कौन चुकाएगा आने वाले दिनों में, और जनता किस पर भरोसा करेगी? एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इसमें? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ना शर्म ना लिहाज एक बार। मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब जब लगभग 1826 दिन में से 1334 दिन बीत चुके हैं और आप अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर देखते हैं तो आप संतुष्ट हैं? क्या आप लोगों का जीवन बदल पाए? नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे। कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। अशोक तंवर के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? और बेशर्मी तो देखो, बेशर्मी की हद तो देखो। यहां एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी मिलकर किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और अब तो एक क्षेत्र में और खुशी की बात है, अशोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं। का जिक्र किया, विकास का, गवर्नेंस का, वो एक अपना अलग ही मॉडल था। आप भी विकास पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन आपके विरोधी कहते हैं, खासतौर से चुनाव में, आप विकास, अपनी आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों पर बोलते ही नहीं है। आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश में राज कर रही थी तब इस देश में सबसे ज्यादा महंगाई थी। दूसरा उनको पूछिए कि मनमोहन सिंह के समय कितनी महंगाई थी और मोदी के समय कितनी महंगाई है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? तो आज हम सबसे नीचे हैं महंगाई के दर पर, सबसे नीचे हैं। झूठ पे झूठ, शर्म नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? अमीर ज्यादा होने चाहिए, सबके सब गरीब होने चाहिए? एक तो एक उपाय है कि कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री के रूप में मैंने इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए उन सबने टोटल जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए होंगे उससे अनेक गुना बार मैं अकेला गया हूं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुनिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूं। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, हर दिन लोग मर रहा है,
और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर में। और मोदी जी अब एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है फर्ज कीजिए कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तीसरे टर्म में, तो वो पहली चीज क्या होगी? मैं हैरान हूँ, आप इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हो? माँ गंगा के किनारे पे खड़ी हो पूरा देश आप घूम करके आई हो, देश में आप लोगों से मिली हो, आपने देखा है ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी, ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं। और जो मनोभाव लोगों के देखे हैं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है चुनावों का, जनता के मिजाज का अनुभव है, उनका तजुर्बा मैं समझ सकता हूं। तो ये चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है, ये वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है। वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ऐसा नहीं है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, चाहिए क्या कौन है, हमने नहीं किया। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। 6.5 लाख हिंदी के बाद शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद 10-12 है बस। वो वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय। क्या? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस खत्म। ना कोई शिक्षा, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना गरीबी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना विकास। ये लफ्ज उनकी डिक्शनरी में नहीं है। कुछ देंगे वो? उसके बारे में बात भी नहीं करते। वो क्या गारंटी देंगे? को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के शासन में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुली है। 10 साल तक लगातार हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। टर्नओवर पर ज्यादा ऋण मिलेगा, ऐसी सिस्टम ला रहे, फायदा किसको होगा? व्यापारिक होगा। नहीं, पर यही को फायदा हो रहा है। आप लोन माफ करने की भी बात कर रहे हैं। इसी की तो बीजेपी मुखालफत करती थी कि हम लोग कोई लोन माफ नहीं करते, हम लोग रोजगार के मौके पर लोन क्यों माफ कर रहे हैं? कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं की, कभी भी एक भी स्टेटमेंट आप निकाल कर नहीं। पर आप लोन माफी की जो बात कर रहे हो, हमने उद्योगपतियों के लिए, हमने कभी भी किसानों की लोन माफी का ऋण माफी का कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं, कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं। लोन माफी की जो बात कर रहे हो, हमने उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं, ना उनके कोई आगे है, ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और देश और देश और देश के सिवाय और कोई वो बात नहीं करते हैं। दूर गेलेलो भसार जळाली भीती। वक्तव्य करणाऱ्या या बाई, तुम्ही तुमच्या पक्षाची प्रवक्ती करता, तुमच्या पक्षाचे नेते करता आणि तुम्ही तुमच्या वडिलांवरती प्रेम आहे म्हणून सांगता। कोण आहात तुम्ही मिस्टर राज? कोण आहात मिस्टर राज? घ्या 200 बोला मनसे, घ्या 200। तुम्ही कुणाच्या बी नादाला लागायचं, कुणाच्या पण। नागवंशी आहे मी, नादाला नाही लागायचं माझ्या। राज ठाकरे, तुमच्या तोंडात दात नव्हते का तेव्हा बोलायला?
का प्रश्न विचारले नाही तुम्ही भाजपला की माझे एवढे आमदार तुम्ही का फोडले म्हणून? राज ठाकरे तुम्हाला मुंबई घाबरत असते, मी नाही घाबरत, अजिबात घाबरत नाही. तुमच्यासारखे कितीही असे सुपारी बहादर आले फरक पडत नाही. मी विद्रोही आहे, तुम्ही ऊर बडवे आहात, तुमच्यात ऊर बडवेपणा आहे. माझ्याकडे वेळ जर असताना तर मराठवाड्यात ज्याला तानू तानू मारणे म्हणतात, तुम्ही तानू तानू तुम्ही असतात. जरांगे आणि मराठी आंदोलन बातम्या दाखवू नये असं सरकारने सांगितलं असं बोललं जातं, काय त्यात तथ्य आहे? असल्या फालतू गोष्टींना उत्तर नाही देत मी. असल्या फालतू गोष्टींना उत्तर नाही देत मी. आई एम देशभक्त, आई एम पक्का देशभक्त. आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए. वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है. 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में. देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है. हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है. उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है. कभी इस चैनल पे, कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ. उससे पहले तो भीख मांग रहे थे. 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी. भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था. अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको. तू आमच्या शेपटीवर पाय दिला भास्कर जाधव बडव्या, लक्षात ठेव. या जन्मात तुला विसरणार नाही म्हणजे नाही. तुझ्या नाही आईला घोडा लावला नाही एक दिवस, नावाचा राणे नाही सांगणार. तुझी जी चिपळूणची भाईगिरी होती ना भडव्या, याच निलेश राणेने संपवली होती, विसरू नकोस. तुझ्या आईचा घोडा लावू तुला. साल्या 100 बापाची औलाद तू दुसऱ्याचे बाप काढतोस. म्हणजे बाळासाहेब बोलले याला, या भिकार जोडाला कोण मातोश्रीमध्ये घेत नव्हता. हा कुत्र्यासारखा बाहेर. साला भिकार जोड तुला घेतलं कधी मातोश्रीमध्ये? काय संबंध? तू बाहेर साला बिस्किट चोर. आता मला परिवार बोला, हा भंगार चोरायला लागलाय साला. एक दिवस तो भंगारच्या गाडीत नाही ना घातला, नावाचा तुझ्या नाही सांगणार. मेरी बहनों को, मेरी माताओं को इज्जत घर दिए हो, टॉयलेट दिए हो, या उन्हें धुएं के अंधकार से मुक्त किया हो. 50 करोड़ जब अकाउंट खोले तो 75 करोड़ जो है वो बहनों के नाम खोले. कौन है लोग? कहां से आते हैं? कोण तहसीलदारांनी दिले मला काय घेणं नाही बोलत हे सांगतात. कोणता हजार में साला भडवा हे पण आहे स्वतः, हे पण बोलतात. मला सांगत नाही काय शिकून आले तुम्ही? तुमचे सगळे कोण आठवतो बघतोय शाळेला भिकार बसले. सोशल मीडियावर इलेक्शन बूथच्या इकडचे आणि पैसे वाटण्याचे आणि ह्याचे त्याचे व्हिडिओ खूप व्हायरल होतात. तर बघून असं वाटतं की आपण म्हणजे आता आहोत का आपण डेमोक्रेसीत, आणि आहे का खरंच ही डेमोक्रेसीत? तर ते डेमोक्रेसी जर टिकवायची असेल आणि अरविंद केजरीवाल जिनको आप तानाशाह कह रहे हैं, क्यों तानाशाह बोलते हैं? क्योंकि देखिए आप भी तो बाहर ही आए हैं ना, बेल बाकायदा आपको कोर्ट ने दी है. मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ, आप आकर इस प्लेटफॉर्म में तानाशाह बोल पा रहे हैं, तो कैसी तानाशाह? मुझे खुशी आपने ये बात कही. कल मैंने कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया जी, उन इंटरव्यूज को ब्रॉडकास्ट नहीं करने दिया गया. पीएमओ से फोन चला गया, केजरीवाल के इंटरव्यू नहीं चलाओगे. ये तानाशाही नहीं तो क्या है? देखिए हम तो कल नहीं, आपने हिम्मत दिखाई, मैं आपको दाद देता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कल मैंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, वो टीवी चैनल्स के इंटरव्यू चलने नहीं दिए गए. इलेक्ट्रॉल फंडचा आपण बघितलं, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, स्विस बँकेचा डेटा देणार होता, स्टेट बँकेचा डेटा द्यायला तयार नाही. स्टेट बँक सांगते आम्हाला 30 जून पर्यंत हवं मुदत, आणि मग जेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणतं काही उद्या द्या, त्याला दुसऱ्या दिवशी दिला जातो. ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में, कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में रहेगा. अगर आपका कोई सवाल हो आपके शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं. My name is Yashvi, I'm from 10th standard, and my question for you is, how will internship with vocational education be implemented from class 6th? सर जो हमारी एक बार हिंदी में और कर दीजिए. जयप्रकाश, मैं सवाल मैं बता देता हूँ. जो इंटर्नशिप्स है वोकेशनल एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 6, स्कूल्स विल बी कैटर्ड इन दिस. जो वोकेशनल में आपको एजुकेशन में इंप्लीमेंटेड करना है, उसमें कौन सी क्लास से वो चीजें शुरू होंगी और वो कब से शुरू होंगी? यही सवाल है आपका जी मंत्री जी. जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे जो मंत्री जी समझ रहे हैं. कोणीतरी बोललं पाहिजे ना, या देशात दारूचा स्टॉक कधी संपत नाही, तंबाखू सिगारेटचा स्टॉक कधी संपत नाही, बंदी असून सुद्धा गुटख्याचा स्टॉक कधी संपत नाही. पण नेमकं पेरणीच्या दिवसांमध्ये इथं बियाण्याचा स्टॉक संपून जातो. सत्ता कुणाची येऊ द्या, पण पीक उभं राहायला लागलं की खतखाद्यांचा, युरियाचा स्टॉक संपून जातो, आणि पैसे वाढवून दिले तर सगळं लगेच उपलब्ध होतं. प्रत्येक वर्षी किमान एक तरी कंपनी शेतकऱ्यांना बोगस बियाणं देऊन मातीत घालून जाते. एयर इंडिया बढ़ती है.
में भर्ती चालू है। विराट 17 करोडात गेला, धोनी 15 करोडात गेला. विराट 17 करोडात गेला, धोनी 15 करोडात गेला. जगाचा पोशिंदा मात्र झाडावर लटकून गेला. भारत कृषी प्रधान की क्रिकेट प्रधान हाच मोठा प्रश्न पडतो. शेतकरी जगला काय आणि मेला काय, सांगा कुणाला काय फरक पडतो. अरे एखादी मॅच तुम्ही वावरात ठेवून पहा, शेतकऱ्याची जिंदगी एक तरी दिवस जगून पहा. खेळाडूंसारखे करोड नको आम्हाला, फक्त पीक मालाला भाव द्या. कृषी रत्न कृषी भूषण नको आम्हाला, फक्त शेतकऱ्याला मान द्या. फक्त शेतकऱ्याला. मैं पूछ रही हूं, और जो एक्टर, जो पॉर्न कैंडिडेट आपने खड़ा किया है, जिन्होंने हजारों की संख्या में महिलाओं का उत्पीड़न किया है, अपनी घर की महिलाओं को नहीं छोड़ा है, घर में काम करने वाली वृद्ध महिलाओं को नहीं छोड़ा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कोई प्रधानमंत्री और ये भाजपा के लोग जो मुंह खोलते हैं, उनसे पूछे, प्रधानमंत्री माताओं और बहनों के बारे में बात करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रज्वल रेवन्ना के बारे में क्यों नहीं बात की? हजारों की संख्या के में 2500 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स मिले हैं. उसी आदमी के उस क्लिप से मिले हैं जो हासन की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहा है. उसी आदमी के वीडियो फोन से मिले हैं जिसको इन लोग फरार करने का काम किया है. वो फ्रांस में मजे ले रहा है और आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं. शर्म करो, डूब मरो. एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया. काय थापा मारा काय लिमिट? 8,50,000 संडास एका आठवड्यामध्ये बांधले. म्हणजे आम्ही त्याचा नीट आकडा काढला तर साधारणपणे 84 संडास एका मिनिटाला होतात आणि 5 सेकंदाला 7 संडास बांधले जातील. 5 सेकंदाला 7 संडास, विक्रमच म्हटलं पाहिजे. इतक्या फास्ट होत पण नाही, तितक्या फास्ट संडास बांधले. किती वेळ बनवायचं तुम्हाला? तुम्ही वेळ व्हायचं, या देशाने वेळ व्हायचं काहीतरी. अगोदर ते नालायक सांगितलं म्हणून यांच्यावरती विश्वास ठेवला आणि ह्यांनी केसा निघाला आपला. उद्धव ठाकरे बोंबा मारतायत ती दही अंडे आम्ही साजरी करणारच. अरे कर की एकदा काही 100 वेळा कर. फक्त सगळ्यातल्या तळातल्या थरात तू उभा राहा आणि शेंड्यावरच्या थराला तुझा पोरगा आदित्य ठाकरे उभा कर आणि खेळ काय दही अंडी खेळायची. ₹100 received on PhonePe. येणारा मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. शरद पवारांनी दिले माहीरवर कसले पिले सोडणे. बघा पहिलं पिलू सोडलं बाहेरून पाठिंबा देतो, आता पिलू सोडलं 6 महिन्यात पडेल. काय पद्धत आहे? ह्याला मेला का नाही ह्याचा कुठलाच अवयव नाही, ह्याचा फक्त मेंदू लॅबोरेटरीत ठेवायचा, बाकी काहीच नाही. ₹100 received on PhonePe. आदरणीय पवार साहेब, अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, शतकातला नेता म्हणूनही आपला एक वेगळा उल्लेख आहे. एक नेतृत्व, 2 वक्तृत्व, 3 विचारधारा, 4 संघटन कौशल्य. आपल्या ठाई या 4ही गुणांचा संगम आहे. हे सध्या महाराष्ट्रात काय भारतातला कोणीही नाकारू शकत नाही. काय इमानदारीची गोष्ट करते? काय इमानदारी आहे ताईमध्ये? हा, लोकसभेमध्ये माझ्यासोबत फिरून रवी राणाकडून कडक नोट घेऊन रुको जरा, सबर करो. ताई तुमच्यावर तुम्हाला खूपच अभिमान आहे. एक महिला म्हणून मी खासदार हो की खासदार नाही हो ते सगळी नंतरची गोष्ट आहे, पण स्वतःच्या बलबुतीने आणि एक सिंगल लेडी म्हणून तुम्ही आमदार होतात, हे सगळ्यात कमालची गोष्टी आहे. त्याच्यामध्ये काही दुमत नाही आणि नेहमी तुमची रिस्पेक्ट थोडीच राहणार आहे. तुमचेच पावलावर पाऊल टाकून जिल्ह्याचा विकास करण्याचं धोरण मी हातात घेतलाय. आणि यशोमती ताई स्वतःच्या बलबुत्यावर जसे आमदार होत आहेत, ज्या ताकदीने ते एकटे आमदार होत आहेत, त्याचे बीजेपी प्रवक्ता सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है. मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है. पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है. तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? जवाब दीजिए. समझ रोजगार के विषय कश्मीरी पंडितों का क्या गुना? आप अरे भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग विषय है, आप इसे डाइवर्ट करिए. आपसे सवाल पूछेंगे तो बहुत नौकरी की करते हैं आप. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. आइए आपको आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले की क्रोनोलॉजी समझाते हैं. डीएलएफ 25 जनवरी 2019 को डीएलएफ पर सीबीआई का छापा पड़ता है. 9 अक्टूबर 2019 को डीएलएफ बॉन्ड खरीदता है. ये बॉन्ड किसको गए ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं. नवयुग इंजीनियरिंग, इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं. 18 अप्रैल 2019 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक इन्होंने करीब 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे. ये वही कंपनी है जो उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी, जहां पर 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे. इनकी कोई जांच नहीं हुई. अब आप समझे क्यों. 2022 को फ्यूचर गेमिंग की होटल सर्विसेज की जो कंपनी है 409 करोड़ की संपत्ति ईडी अटैच करती है. 7 अप्रैल 2022 को यही कंपनी करोड़ों का बॉन्ड खरीद के भाजपा को दे देती. ये फलसफा है. एक्शन लिया गवर्नमेंट की एजेंसीज ने, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज ने. मोटी रकम मोटा माल कमाया बीजेपी ने, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुद
नरेंद्र मोदी जी ने रचा है, उसके रचयिता हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड से ये बात पानी की तरह साफ हो चुकी है। मला फक्त एकच सांगायचंय, काय अवस्था आहे त्या राज ठाकरे त्यांच्या मनसेची. त्याला सांगितलं मला काही अपेक्षा नाहीये. मनसे म्हणजे मतदार नसलेली सेना. भवितव्यासाठी म्हणून खंबीर नेतृत्वाची गरज असताना तुमचे म्हणजे उमेदवार नसलेली सेना, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो. आपल्याकडे म्हणतो ना, बघा बघा दत्ताला म्हणताय केळं आणि दुसऱ्याच्या लग्नात नाचतं खुळं. मी त्यांनी शाप दिलेला होता. शाप कोण आहे? ब्राह्मणांना अधिकार ते पहिलेच आपण पाहतो पोथी पुराणमध्ये. पण हे ब्राह्मण मटण खाणारे ब्राह्मण आहेत, त्यांचा शाप लागत नाही हे त्यांना सल्ला दिली. माझा मित्र आहे तो. कुठं बघितलं का तुम्ही मटण खाण्याचं? आम्ही खाल्ल्यासोबत. मोदी जी एक छोड़ के सारी टोपियां पहनते हैं देश में. सारी टोपियां हमको पसंद है, एक ही टोपी पसंद नहीं है, बाकी हर टोपी पसंद है. क्यों पहनते हैं? क्योंकि जिस इलाके में वहां की वेशभूषा पहनी तो वहां के लोगों को लगा हमारा ही व्यक्ति है. वहां की भाषा, फिर वो हर जगह जाके बोलते हैं कि मित्रों मैं तो यहीं पैदा होना चाहता था. वो ये कहते हैं कि बाकी जगह तो नोटों की गड्डियां मिलती हैं, मेरे यहाँ एक चवन्नी भी नहीं मिली. ऐसा है कि वो अफसर रहे हुए, इसको मालूम है सरकार किस प्रकार से करती है उन चीजों की, वो तो घेराबंदी कर ही लेंगे. जो अनुभवी चोर रहता है ना, उसको बड़ी सुविधा रहती है. जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी, सीबीआई ऐसे जाएगी, इतनी चीजों को चौक चौकर कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. तो सोच के रखता है. प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौंका देगा. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला, रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है. तो पूरे देश के सामने कल प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, शराब घोटाले में उनके पास कोई रिकवरी नहीं है, किसी तरह का कोई एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ. उसे छुपाने के लिए वो कहते हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है. तो आपकी सारी सीबीआई निकम्मी है, आपके सारे सीबीआई ऑफिसर्स निकम्मे हैं, आपके सारे ईडी ऑफिसर्स निकम्मे हैं. वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है. लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है. प्रधानमंत्री जी जब आप कबूल कर ही चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए सब लोगों को. और ये मोदी की गारंटी है. अच्छा, कोई गारंटी का कोई मतलब नहीं है. तो चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं. रुपया आपले 86 रुपये म्हणजे अमेरिकेचा $1 आहे. परंतु मला विश्वास आहे मोदीजी पुढच्या अनेक वर्षामध्ये अशी परिस्थिती आणतील की अमेरिकेचे $86 आणि भारताचा $1. खत्म हो गया. महाराष्ट्र में मराठा लोगों को लेने के नहीं कर बोर्ड लगाए. हाँ. अरे बाप रे. फिर ये फडणवीस साहब वो क्या कर रहे? फिर उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चाटने का मोदी का चाटने का. हाँ. दूसरा कुछ नहीं उसका. लाल रक्त आटवणी पिकवला माल, लाल लाल डोळ्यात पेटला या झाड, जगाचा पोशिंदा रोज बेदखल स्वप्नांत. कुंडीमध्ये झाडं लावतात तुम्ही, तुम्हाला वाटतं आम्हाला पण येते शेती. बोलणं सोपं आहे. इथं पाऊस ना पाणी पडल्या तर डायरेक्ट गारात पडतात. कशी करणार शेती? होय, खत महाग, बियाणं महाग, औषध बिन मारायचं म्हणलं ती महाग. बस सरकारला काय जाते? करोड रुपयाचं पॅकेज जाहीर करते ते. शेतकऱ्याच्या हातात काय मिळतं त्यापैकी $200 चेक किती जीव झाला. कहते हैं युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है. तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों है? ये मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि उन्नति की इस राह पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए युवा नेतृत्व की एक अहम भूमिका एवं आवश्यकता है. जब असल युवा जनसंख्या और संसद भवन में उनकी संख्या का अनुपात बराबर होगा तब असल में युवाओं द्वारा युवाओं के लिए फैसले होंगे. मेरा मानना है कि जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति, ग्रासरूट पॉलिटिक्स, जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति में युवाओं को अवसर मिलेगा, जिस दिन हर पंचायत में एक युवा पंच, एक युवा सरपंच होगा, उस दिन हर गांव, हर ढानी, हर शहर का बच्चा भारत की राजनीति एवं हमारे समाज को सुंदर बनाने में दिलचस्पी लेगा. और दोस्तों, आने वाले 10-15 साल बाद हिंदुस्तान का मंजर बेशक खूबसूरत और अलग होगा. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, आता लाडकी मी होणी नाही तर मी होणार आणते. तुम्हाला हे करायचे का लफडे? त्या साईट बंद पडल्या, त्या नेटवर एवढा लोड आलाय. हे लाडके मेवणीचे फॉर्म भरायचे का लाडक्या मेवण्याचे फॉर्म भरायचे का लाडक्या बहिणीचे भरायचे का भावाचे भरायचे? सरकारने हे डाव टाकलाय. तुम्ही देता 1500 देता, 2000 देता, 4000 देता, 3 दिवसाच्या पुढे पुरायचे नाहीत आम्हाला. आरक्षण द्यावा, लोकांना नोकर भरत्यात घ्यावा, हे खोटं नाटक करू नये, सत्य बोलावं, मुलीला शिक्षण मोफत करा, मग बहिणीला भावाला बी द्यावा, मग मेवणीला द्या. कुणाची सत्ता यायला नको.
बघा कसा डाव टाकतो. जरांगे यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी मास्टर प्लॅन तयार केलाय. 29 ऑगस्टला मी डाव टाकणार असं मनोज जरांगे म्हणाले. महायुती महाविकास आघाडीचे उमेदवार पाडायचे आणि आपले उमेदवार द्यायचे असं जरांगे यांनी म्हटलंय. सत्ता जनतेच्या हातामध्ये ठेवायची असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे. महायुतीचे 7-8, महाविकास आघाडी 7-8, काँग्रेसचे 7-8, भाजपचे 7-8, सगळ्या पक्षाचे मग असे शिवसेनेचे 7-8. जेव्हा आपलं नाही ऐकलं त्याला म्हणतील बाहेर हो ही पडायची ही इकडे लोटायची इकडून इकडं मग लोटालोटी मराठ्यांच्या हातात आणतो. पर्याय नाही. मी सांगतो ही चेष्टा नाही. आपल्याला हेच करावं लागेल आणि आपले बी ठराविक द्यावं लागणार. मग आपले बी ठराविक द्यायचे आणि ते निवडून बाहेर काढायचे. हा मग त्याच्यात धनगरांचे काय द्यायचे मराठ्यांचे काय द्यायचे आणि ते बाहेर काढायचे. म्हणजे शेवटी पावर जनतेच्या हातात ठेवायची. कोणाला सत्ता नाही आणता आली पाहिजे. पण मी सगळं उघड करत नाही. सत्ता कोणालाच नाही आणता आली पाहिजे ही आता उघड नाही करत. हा ही पेस्ट होतं आता मध्ये कशी नाही आली पाहिजे. पावर शेवटी मराठा धनगर 12 बोलीतेदार मुस्लिम दलितांच्या हातात राहिली पाहिजे. फार्मर इज द बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड. सगळ्यात म्हणजे तुमची ऍक्टिंग बंद पडली, तुमचं रायटिंग बंद पडलं, तुमच्या कादंबऱ्या बंद पडल्या, तुमच्या गाड्या बंद पडल्या आणि काही फरक पडत नाही. पण शेतकऱ्याची शेती बंद पडली तर तुम्ही जगू शकत नाही. झाडं बंद पडली तर तुम्ही श्वास घेऊ शकत नाही. म्हणजे तुम्ही जगू शकत नाही. जाती धर्माच्या या गतीत जो फक्त मी भारतीय आहे अशी ओळख देईल ना तिथे सापडेल आम्हाला माणूस. एखादा मुलगा रस्त्यावरच्या चौकात भीक मागताना दिसेल आणि त्याच्या हातात जो पहिल्यांदा पाटी पेन्सिल देईल तिथं सापडेल आम्हाला माणूस की. जेव्हा प्रत्येक घर स्त्री जन्माच्या स्वागतासाठी सज्ज असेल तिथं सापडेल आम्हाला माणूस की. एखादं झाड विनाकारण तोडताना त्या झाडाला जो स्वतःच्या लेकरासारखा कवटाळून उभा राहील ना तिथं सापडेल आम्हाला माणूस की. हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई हे शब्द जेव्हा गाडले जातील या मातीत तेव्हाच खऱ्या अर्थानं उगवून येईल इथं माणूस की. मराठ्यांनी वाटून घेतलंय जिजाऊ आणि शिवरायांना आणि दलितांनी बांधून ठेवलंय रमाईच्या भीमरायांना. अण्णा भाऊ फक्त आमचे मातंगानं गायली गाणी आणि अहिल्यादेवी म्हणजे फक्त धनगराची राणी. ज्योतिबांना नेला गोळा झाले सारे माळी आणि महापुरुषांच्या विचाराची इथंच बघा झाली होळी. नुसती कर्जमाफी नाही एखादी थोडी आभाळातला बाप रागावला म्हणून आमची अशी अवस्था झाली. पण तुम्ही असं करणार असाल तर मग काय गमत. प्रत्येकाच्या गोष्टीवर किमतीचं लेबल आहे प्रत्येकाच्या. आमचे फक्त टोमॅटो बटाटा तुम्ही म्हणाल की असं कसं चालेल. तुमची फी ठरलेली आहे की नाही. तुमची फी ठरलेली आहे. तुमच्या गाडीचे रेट ठरलेले आहे. मॉलमध्ये करता का घासाघीस. रसळ भाजी घेताना हे नाही ते याला ते त्याला. माझी एक खरं तुम्हाला विनंती आहे भाव करू नका गरीब लोकांकडे. अवघे 2-4 रुपये गेले जरा कांद्याचे भाव लावले सगळ्यांचं वेळापत्रक बिघडलं. अरे त्यांचं आयुष्यच बिघडलं. तुमचं 1 महिन्याचं वेळापत्रक बिघडलं तर केवढा तुम्ही कशाच्या आशेवर आम्ही जगायचो. रोज आम्हाला अन्न देणारा जो आहे त्याची तर तुम्हाला पत्रास नसेल तर मग आम्ही तुमची पत्रास का ठेवायची. शेतकरी कधीच तुमची अडवणूक करणार नाही. तो कितीही चिडला काही झाला मी आत्महत्या केली तरी पुन्हा जन्मून मी पुन्हा शेतकरीच होणार अशा पद्धतीनं जगणारी जात आहे. जर शिवाजी महाराज इथं जन्माला आले नसते ना तर आज तुझं लग्न करायच्या वेळेस तुला आहे ना मुस्लिम शासक राजाच्या दरबारात जाऊन मुजरा घालावा लागला असता. राजाजी मुझे शादी करनी है मंडप डालू क्या. राजाजी मेरे पापा की दशक्रिया विधि करनी है मंडप डालू क्या. राजाजी मेरी बेटी की शादी करनी है मंडप डालू क्या. राजाजी दीपावली आ रही है दिये जलाऊ क्या. इतकी वाईट परिस्थिती त्या काळात होती. जर शिवाजी महाराज जन्माला आला नसताना तर आज तुला बसायचा अधिकार नसता, मला बोलायचा अधिकार नसता, इथल्या लोकांना फिरायचा अधिकार नसता. तू आज भारत देशाच्या बाहेरचे जे मुस्लिम शासक प्रदेश आहेत ना त्यांच्या कधीतरी जाऊन बघ. इराक कझाकिस्तान अफगाणिस्तान. काय अफगाणिस्तानच्या क्रिकेट बोर्डाचा फंडिंग काढून घेतलं. अफगाणिस्तानचा जो कॅप्टन होता मोहम्मद नबी 2020 खेळायला त्यांचा देश गेला ना त्यावेळेस मोहम्मद नबीने स्वतःची संपत्ती कोण अफगाणिस्तान क्रिकेट टीमचा खर्च केला रे. का तर तिथं पहिल्यापासून मुस्लिम शासक आहे. आपल्याकडे मुस्लिम शासक भारत देश जिंकायला आले होते पण एक वाघ सह्याद्रीचा असा होता त्या वाघाने त्यांना जिंकू आहे तिथे पाय सुद्धा ठेवू दिला नाही. काटा लांग माझ्या शिवाजी महाराजाच्या कर्तव्यावर आज मंदिरात आहे. नाहीतर पूर्व पाकिस्तान मुस्लिम पश्चिम पाकिस्तान मुस्लिम आणि भारत मुस्लिमच झाला असतं. ही तुम्हा तरुण मंडळाला कळू द्या आणि माझ्या संभाजीला आणि शिवाजीला विसरू नका. माझ्या ज्ञानोबाला तुकाबाला मी
ज्ञान मिळेल पण हिने देह कष्ट करून हिनं आज राज्य उभा केलंय. तुम्ही सुद्धा सज्ज व्हा आणि हे राज्य उभा करा. आया बहिणीची आबरू तिने कशी केली होती, जपली होती, तशी तुम्ही सुद्धा जपा आणि राज्य आपलं सुखी राहावा. राज्यावर सरहद्दीवर युद्ध करायला जावा. आपल्या राज्याचं संरक्षण करा. तेव्हा आपला मराठा धर्म राहील. आपल्या मराठा राज्यात आपण सुखी राहू. हे मात्र तरुण मंडळानं माझ्या जाणलं पाहिजे, ही शिकलं पाहिजे आणि आज राज्यावर आपला जे आहे हे राखलं पाहिजे. हे देवा सुंदर जगामध्ये कार माणूस घडविलास 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 कार माणूस घडविलास. ओ भीक मागण्या भूक दिली, भीक मागण्या भूक दिली, जन्म जाळल्या दुःख दिले. तर आपण पाहतो की राजकारण हा एक धंदा झालाय. आजच्या काळात आपण जेव्हा राजकारणाची चर्चा करतो तेव्हा आपल्याला दिसतं की राजकारण हे पूर्ण धंद्याचं स्वरूप झालं आहे. राजकारण हे पूर्ण भ्रष्टाचारी झालं आहे. सत्तेची नशा आणि पैशाची लालसा हे मुख्य कारण बनत चाललं आहे. काही राजकारणी लोकांनी आपले नीतिमूल्य आणि आदर्श गमावले आहेत. ज्या लोकांना देशाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी दिली जाते त्यांची प्राथमिकता देशाची प्रगती आणि जनतेचं कल्याण असायला पाहिजे. परंतु आपण पाहतो की त्यांची प्राथमिकता फक्त आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी, स्वतःची सत्ता टिकवण्यासाठी ते कोणत्याही मर्यादा ओलांडायला तयार आहेत. भ्रष्टाचार सरकारी योजना असो किंवा विकासाचे प्रकल्प असो, सर्वत्र भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं रुजलेली आहेत. अनेक प्रकल्पांमध्ये निधीचा अपव्यय होत आहे आणि त्यामध्ये काही लोकांचाच फायदा होत आहे. नेतृत्वाचा अभाव खऱ्या नेत्याची उणीव जाणवते. जे नेते आहेत ते फक्त आपली खुर्ची सांभाळण्यासाठी व्यस्त आहेत. त्यांना समाजाचं काहीही पडलेलं नाही. नैतिकतेचा अभाव राजकारण्यांच्या वागण्यातून नैतिकतेचा पूर्णपणे अभाव दिसत आहे. त्यांनी पूर्ण जनतेचा विश्वासाला तडा दिला आहे. तर माझ्या मावळ्यांनो, या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आपल्या जनतेला जागरूक आणि सतर्क करायला हवं. योग्य नेत्यांची निवड करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. तेच आपल्या देशाचं भवितव्य सुधारवू शकतात. चला आपण सगळे मिळून या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीविरुद्ध लढा देऊ आणि आपल्या देशाचं उज्ज्वल भविष्य बनवू. हा संदेश आपल्या प्रत्येक मराठी बांधवाला पाठवा आणि आपल्या जागृत मराठी या YouTube चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र.